तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर का ओवरऑल पार्ट 8 लेक्चर है। पार्ट 7 लेक्चर तक हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो ये हमारा पार्ट 8 लेक्चर है, मतलब 8वां वीडियो है। और स्केलर एंड वेक्टर का हमारा ये पार्ट 2 लेक्चर है। तो देखिए, इसके पिछले बारे वीडियो में हमने बताया था कि जैसे कि कुछ एग्जाम, जैसे कि हम पिछले बारे वीडियो में ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्केलर एंड वेक्टर, मतलब अदिश तथा सदिश राशि। तो उसमें हमने बताया था कि जैसे कि हमने बताया था, कुछ डिफिनीशन बताया था, फिर रिप्रेजेंटेशन बताया था, फिर कुछ एग्जाम्पल्स था तो वो भी हमने बता दिया था। इधर स्केलर का बताया था और इधर वेक्टर का। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आज हमारा टॉपिक क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर जो है कैसे हम उसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मतलब दर्शाते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है वो देखेंगे, और हम आगे चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट वन आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, मतलब वेक्टर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, यानी सदिश को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है, उसे हम अगर डिफिनेशन के टर्म में लिखना चाहें तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा वेक्टर का साइन है, ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर का साइन है, साइन। तो इसमें अगर हम डिफिनेशन के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेयर 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 लेंथ ऑफ एरो वेयर लेंथ ऑफ एरो वेयर लेंथ ऑफ एरो represent where length of arrow represents where length of arrow represents magnitude मतलब जो एरो का जो लेंथ है वह क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। और वेयर डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जैसे कि ये हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर में आप देख सकते हैं कि जो लेंथ का लंबाई जितना जो होता है, लेंथ का लंबाई जो होता है वो आपका मैग्नीट्यूड को बताता है, और जो डायरेक्शन जो आपके आगे एरो लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमें डायरेक्शन को बताता है। तो यही हमारा टर्म था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेसिकली उसका मतलब सिंबल हो गया, बट हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं वो हम दिखाता हूँ। जैसे कि कोई एक वेक्टर है, ए हम लिखे, इसके अगर ऊपर अगर एरो लगा दिए तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर ए। इसी तरह बी की बात करें तो बी के ऊपर भी हम अगर एरो लगा दिए तो वो भी हमारा क्या हो गया? वेक्टर बी। ओवरऑल ऐसे ऐसे करके ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें बात करें जैसे कि कोई एक वेक्टर ए है, तो इसको मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें अगर हम मॉड लगा दें तो यह हमारा क्या होता है? यही हमें मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, या फिर ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। सिंपल हम अगर ए लिख दें तो वो भी हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है। इसी तरह यही हमारा ऐसे, मतलब मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर्स में अगर मॉड लगा दे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड को बताता है। या फिर किसी भी नॉर्मल वेक्टर में अगर इसे हम ऊपर अगर एरो नहीं लगाते तो वो हमारा क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। और अगर इसी के अगर ऊपर एरो लग जाता है तो वो हमारा वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब दोनों को बताता है। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसे मैं रब कर दूंगा। तो मतलब सिंपल, अगर एरो नहीं रहे तो वो हमारा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, और अगर एरो रहे तो वो हमारा वेक्टर होता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ रहते हैं। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की। आगे हमारा टर्म आगे जैसे सेकंड थर्ड हमारा टर्म है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के प्रकार की बात करें तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर तो बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, बट जो हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के प्रकार। तो सबसे पहले हम लिखना चाहे तो जीरो, या फिर इसे ही हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश।
शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश बेसिकली होता है क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जीरो हो, मतलब कोई भी वेक्टर हो उसका अगर मैग्नीट्यूड हो ही नहीं हो मैग्नीट्यूड, मतलब हुआ पॉइंट की तरह हो, तो वो हमारा क्या होता है? जीरो वेक्टर। तो यही हमारा क्या हो गया? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कहने का मतलब यह है कि उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता और ना ही डायरेक्शन होते, इसे हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, या फिर उसे नल वेक्टर भी बोलते हैं, जिससे कि हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं और जीरो से भी डिनोट करते हैं। यही हमारा क्या हो गया? जीरो वेक्टर। इसके बाद सेकंड नंबर बात करें निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो हमारा सेकंड नंबर है हमारा क्या? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर यानी वेक्टर का ऋण। निगेटिव का मतलब अपोजिट, एक तरह से ऋण बोलते हैं। तो निगेटिव में क्या होता है? जैसे कि ये हमारा वेक्टर ए है, तो मान लीजिए वेक्टर ए का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, तो इसी में अगर हम इसे डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस ए वेक्टर हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर अगर ए है उसमें अगर हम आगे माइनस का साइन लगा दे तो वही हमारा क्या होता है? निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह हमारा ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर बी है तो इसे हम अपोजिट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, मतलब ये हमारा वेक्टर बी हो जाता है। और इसे हम ऐसे माइनस बी से डिनोट करते हैं और इससे हम जीरो से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे हमारा इसके बाद हम बात करें अगर हम आगे देखें तो ये हमारा थर्ड नंबर की बात करें, यूनिट वेक्टर है हमारा थर्ड नंबर क्या है? यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। तो इकाई सदिश जो होता है बेसिकली बहुत ही इजी है, इसमें एक फार्मूला भी है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो इकाई सदिश जो होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर ए है, तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर बनाना चाहें तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर में सिर्फ एक कैप रहता है ना, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ कैप रहता है, वो उसी से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर में होता क्या है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वैसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। यानी कि हमारा जो वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो हमारा क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। इसे हम ए कैप से डिनोट करते हैं। इसी तरह हम कहीं कहीं एन कैप से भी डिनोट करते हैं, तो एन कैप क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है एन कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ एन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। वेक्टर ऑफ एन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर जो अगर है, ये वेक्टर हमारा अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब ऊपर में होगा नोमिनेटर में हमारा क्या होगा? नोमिनेटर में होगा ए वेक्टर और नीचे में क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा इसका क्या कहते हैं इसका सॉरी। तो ऊपर में हमारा हो जाएगा क्या? वेक्टर ए, और मतलब ऊपर में हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और नीचे में क्या हो जाएगा? एक वेक्टर बी, वेक्टर वेक्टर ए ऊपर में और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नीचे में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फुल वेक्टर किसी भी वेक्टर को अगर हम उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है? हमारा यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसमें हम एक टर्म लिख सकते हैं, नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं। इसमें हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। मतलब कहने का मतलब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका, ये थोड़ा सा वीवीआई हो जाता है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसमें डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस को हम आगे देखेंगे, इसी से निकालते हैं। वो तो बेसिकली डायरेक्शन का फॉर्मूला ही होता है cos थीटा इक्वल टू, वो हम आगे देखेंगे। तो यही हमारा था क्या? यूनिट वेक्टर। इसके बाद बात करें कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर का मतलब वैल्यू जो है वह कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो कोई मान लीजिए कोई एक हमारा क्वेश्चंस है, तो उसका हम अगर मतलब क्या कहता है, कोई एक मतलब हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा, उसे हम अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेसिकली यूनिट वेक्टर के निकालने के लिए क्या है, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है क्या कि इफ हमारा क्वेश्चन है इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है?
4i प्लस 2j माइनस के देन फाइंड, कहता है देन फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी कि कहता है कि यूनिट वेक्टर जो इसका क्या होगा वो निकाले। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के मैं यहीं पे बताता हूँ, जैसे कि कोई भी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा ये वेक्टर ए है, तो इसमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आई का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो आई का कोफिशिएंट यानी आई का गुणांक जो है वह मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसे मापांक बोलते हैं। मापांक निकालने का, अगर मैग्नीट्यूड को मापांक बोलते हैं हिंदी में, तो वो तो फार्मूला, फिर चलिए फार्मूला ही लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर ऊपर में ए रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रहेगा। तो वो कैसे निकलेगा, हमारा ए वेक्टर तो इजीली मिली क्वेश्चंस में ही है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले हम देखिए मैग्नीट्यूड मापांक निकालते हैं, वो कैसे निकलता है वो आप देखिए। जैसे कि आई का जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4 है, यानी कि आई का गुणांक क्या है 4 है, 4 है। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हमारा ओवरऑल 16 हो जाएगा। प्लस 2 की बात करें तो जे की कोफिशिएंट को हम देखेंगे, आई के कोफिशिएंट के बाद हम जे के कोफिशिएंट को देखेंगे। तो जे के कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। इसी तरह प्लस देखिए माइनस से अंदर में माइनस नहीं होगा। अगर फॉर्मूला मान लीजिए कोई वेक्टर में अगर माइनस दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है, हमारा क्या होता है वह प्लस ही होगा, ओवरऑल प्लस ही होगा। तो के का मैग्नीट्यूड कितना है -1, चलिए -1, तो -1 नहीं लेंगे, अगर हम मान लीजिए अगर हम लेते भी हैं -1 तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओवरऑल 1 ही हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 16 4 20 हो रहा है कि 21। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ये हमारा क्या हो गया ओवरऑल √21 हमारा क्या होगा 16 4 20 है 21 हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और इसी तरह वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर की, तो एक कैप से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा कितना हो जाएगा ओवरऑल। ये फार्मूला उतारेंगे तो कहता है कि पहले वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारा क्या है 4i प्लस 2j माइनस के। और इसमें हम बात करें तो इसमें √21 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर। और अगर अच्छे से लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओवरऑल सबको सेपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 4i/√21 प्लस 2j बाई √21 माइनस के अपॉन √21। तो ये हमारा क्या होगा यूनिट वेक्टर। और देखिए, और इसी में जो टर्म आपको दिख रहा हो कि आई का कोफिशिएंट कितना है 4/21, इसी तरह जे का कोफिशिएंट कितना है 2/√21 और के का कितना है -1/√21। तो ये जो टर्म्स जो हैं वो हमें आगे पढ़ने, वो क्या है, ये सब क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। बट देखिए मैग्नीट्यूड का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो मैग्नीट्यूड का मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से। तो इसमें हम चलिए, ये तो हमारा ओवरऑल कितना देर का ओवरऑल हो चुका है, 13 मिनट का हो चुका है। तो चलिए हम आगे इसके पार्ट से, ये हमारा पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड में हम मिलेंगे कि मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से और देख लेंगे कि मैग्नीट्यूड को हम लोग निकालते कैसे हैं। सॉरी मुझे पहले मैग्नीट्यूड ही बताना चाहिए था, बट क्या करें, जब फ्लो में इसमें यूनिट वेक्टर था तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्ट हम आ गए। बट इसके थर्ड वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, वो जो हो हमारा ओवरऑल 9 होगा, उसमें क्या देखेंगे कि इसको मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे कि कैसे वो निकलता है।